नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना उत्तर प्रदेश और आपके साथ मैं हूं प्रियंका तिवारी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। आज से भारत में नेजल वैक्सीन भी मिलेगी। बड़ी खबर आज से भारत में नेजल वैक्सीन भी मिलेगी। कोविन पोर्टल पर नेजल वैक्सीन का भी ऑप्शन होगा। सरकार का अहम फैसला सामने आया है। भारत में नेजल वैक्सीन को मंजूरी मिली है। चीन में कोरोना की लहर के बीच भारत सरकार पहले ही सचेत हो गई है। आज से भारत में नेजल वैक्सीन भी दी जाएगी। कोविन पोर्टल पर नेजल वैक्सीन का भी ऑप्शन होगा। पीएम मोदी की कोरोना समीक्षा बैठक के एक दिन बाद ही सरकार ने अहम फैसला लिया है। नेजल वैक्सीन को मंजूरी दे दी गई है। यूपी के बुलंदशहर से खबर है, जहां आपको बता दें कि यूपी के बुलंदशहर में सीएमओ डॉक्टर विनय सिंह ने कोरोना के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि कोरोना के नए वेरिएंट से लड़ने को बुलंदशहर तैयार है। उन्होंने आगे कहा कि बुलंदशहर के 15 हॉस्पिटल्स में ऑक्सीजन प्लांट उपलब्ध है। जो हमारे कर्मचारी हैं उनको ऑक्सीजन प्लांट को ऑपरेट करने की प्रशिक्षण दिया गया है और वो उसको नियमित रूप से रोजाना चलाते हैं। उनकी फंक्शनैलिटी चेक करते हैं। सभी ऑक्सीजन प्लांट्स पे जनरेटर की भी व्यवस्था है कि अगर किसी वजह से बिजली की आपूर्ति नहीं होती है तो जनरेटर के द्वारा हम उनको चला सकते हैं। कोरोना के लिए हमने 5 डेडिकेटेड अस्पताल बना रखे हैं, जिनमें से कि एक L2 श्रेणी का है और 4 अस्पताल L1+ श्रेणी के हैं, जिसमें कि पर्याप्त मात्रा में हमारे पास बेड उपलब्ध है। किसी भी परिस्थिति को के लिए भी हम तैयार हैं। बाकी जिस तरह से पहले हमने कोरोना में अपना काम किया था, टेस्टिंग और ट्रैक करके उनको और ट्रीट करके, और साथ ही वैक्सीनेशन के साथ साथ हम बाकी प्रिकॉशंस के लिए हम पूरी जनता से अपील करेंगे। कोरोना के जो प्रिकॉशंस हैं उनको अपनाते रहें, जैसे कि मास्क पहने, दूरी बना के रखें और लगातार निरंतर हाथ धोते रहें या सैनिटाइजर का उपयोग करें। अभी ऐसा है कि जो हमारे कोरोना पॉजिटिव आएंगे उनको हम जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए कंफर्म करने के लिए कौन सा वेरिएंट है इसको औरैया में फर्जी बैंक खोलकर जनता के करोड़ों डकार गए। ऊपर से बैंक में नौकरी के नाम पर करोड़ों की ठगी का मामला सामने आया है। फर्जी बैंक वेबसाइट और एप्लीकेशन बनाकर भोले भाले लोगों को भरोसा दिलाकर ठगी की जाती थी। वहीं गिरोह का मास्टरमाइंड और उसके साथी, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। औरैया पुलिस को कई प्रार्थना पत्र प्राप्त हुए थे, जिसमें कुछ लोगों ने आके बताया कि उन्हें बैंक में नौकरी के नाम पे पैसा लिया गया। फिर उन्हें बैंक में नौकरी करने के लिए ट्रेनिंग दी गई। उनके कई लोगों को और बुलवाकर पैसा इकट्ठा करके कई ब्रांचेस खोली गई। और उसके बाद जब वो ब्रांच कई महीनों तक कुछ लोगों से पैसे लेकर FD, RD, सेविंग बैंक इन सब के नाम से पैसा इकट्ठा करती रही, वो किसी बैंक के किसी खाते में नहीं गए। और उनको जो ये मास्टरमाइंड है जिन्होंने ये बैंक खोला है, डिजिटल आर्यव्रत नाम का, इसमें एक खाता बनाया, लेकिन उसमें कोई भी पैसा नहीं डाला, अपने व्यक्तिगत खाते में वो पैसा डाल लिया। पूछताछ में इन्होंने बताया कि एक निधि कंपनी खोलने से आप ये सब फाइनेंशियल एक्टिविटी कर सकते। लखीमपुर से अगली खबर है, जहां आपको बता दें कि मैलानी से बहराइच जा रही ट्रेन में गुरुवार को GRP स्क्वाड के सिपाही ने एक 55 वर्षीय यात्री को गोली मार दी। गोली पैर में लगने से वो गंभीर रूप से घायल हो गया। वहीं पुलिस ने सिपाही को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। आज दिनांक 22/12 को मैलानी चौकी प्रभारी रेलवे द्वारा सूचना दी गई कि एक आरक्षी अमित सिंह द्वारा एक अज्ञात व्यक्ति को पैर में गोली मार दी गई है। घायल को उपचार के लिए CHC निघासन भेजा गया, जहां डॉक्टर ने उन्हें दौरान उपचार मृत घोषित कर दिया गया। आरोपी कांस्टेबल से पूछताछ में उसने बताया कि जब ट्रेन दूधवा से आगे निकली
तो उक्त व्यक्ति ने उस पर हमला किया, छीना झपटी करने लगा और सरकारी पिस्टल छीनने की कोशिश की, जिसकी वजह से आरोपी ने उसके पैर में गोली मार दी। परिवारजनों से तहरीर लेकर मुकदमा पंजीकृत किया गया है। आरोपी हिरासत में। बुलंदशहर से खबर है, जहां आपको बता दें कि भाई ने अपने चचेरे भाई की फावड़े से काटकर निर्मम हत्या कर दी। आपको बताते चले कि सोते समय चचेरे भाई ने फावड़े से हत्या की है। वहीं घटना को अंजाम देकर आरोपी फरार हो गया। घटना का वही मैंने शाम को अपना भैया से आया जो खत्म है होगा मंटू भैया, और मैंने रोटी वोटी खवा के और अपने ताउन के यहाँ जब लाया मैं, भैया तू सो जा, आधी गोली दूर लगा भैया को, मैं तू गोली खा लियो। गोली खाने के बाद मैंने अपने भैया से कहा तू सो जा। मैंने बात कही ना भैया तू मेरी मम्मी और खाट डाल ले, वहाँ ने मना कर देना भैया मेरी खाट तो यहीं रख ले। अब वो जब वह ना ज़्यादा जबरदस्ती करने लगा तो वो वहीं सो गो। रात को 11 बजे करीब मेरा भैया फ़ोन पर बात कर रहा हो जो खत्म होगा है, वो आगे बात तो मेरे भैया की आवाज़ ही ना आई, पता ना काटे मार के कब चला गो और का ये पता ना पड़ी। मेरे माँ बाप के तो तारों लगा के बंद कर गो दोनों माँ बाप ने। घटना ये हुई थी कि मेरे घर से 2-2:30 बजे के करीब दिल्ली से आया था ये लड़का, घर पे होके वो नाश्ता पानी करके घर बता कर अपनी सिस्टर को बहन जी मैं गाँव जा रहा हूँ, पहले पापा का दौरा होकर जाऊँगा फिर जाऊँगा मैं गाँव। ये नहीं बताया इस लड़के ने क्या काम है अर्जेंट में क्या नहीं है। तो क्या वजह क्या थी घटना की? घटना वजह की तो जी यही जाने, बाकी मेरे पास जो मृतक है जो लड़का है इसके बीच वाले चाचा के लड़के ने त्रिलोक ने फ़ोन किया था 12 बजे कि तुम्हें ये ना पता मिंटू ख़त्म कर दिया है कालू ने। मका किस चीज़ से? कि फावड़े से काटा है। मका ऐसे अकेला कैसे काट लेगा फावड़े से जो चार शख्स उसमें रह रहे हैं घर में, उन्हें ये पता नहीं पड़ी। दोनों माँ बेटा के पास से लड़का निकल कर आ रहा है, उन्हें ये पता नहीं है हमारा बेटा कहाँ जा रहा है। उसका रायबरेली में बीते रविवार को नक्शा ना पास होने पर गिराए गए सोमू ढाबे का मामला शांत नहीं हो रहा। इसे लेकर सपा का 8 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल रायबरेली पहुंचा। प्रतिनिधि मंडल का कहना है कि नक्शा ना पास होना बहाना है। उनके हाथ में अच्छा नोटिस की बात नोटिस की और नोटिस देने के बाद में क्या दो कि हमने दे दिया नोटिस, अपने घर में रख लो या वहीं ऑफिस में रख के रखो नोटिस। तो इससे क्या करेंगे हम लोग? मान लिया उनकी बेटी जा रही है, पूछ रही है, पैसे जमा कर रही है, हर चीज की जानकारी मांग रही है, तो जानकारी प्रशासन नहीं दे रहा। एक बात और भी है, अगर नोटिस समय से आता तो परिस्थितियां दूसरी होती, सबको पता चल जाता। और ये तो यही नहीं, जैसे अतुल जी ने भी कहा, आदरणीय मनोज जी ने भी कहा, यही नहीं पूरे प्रदेश में ये किया जा रहा है। जो आवाज उठाता है उसको दूसरी तरीके से दबाने का। आगरा में मंडल रेल प्रबंधक आनंद स्वरूप ने गुरुवार को फोर्ट रेलवे स्टेशन का निरीक्षण किया। डीआरएम को स्टेशन पर कई खामियां मिली। इस पर उन्होंने अधिकारियों और कर्मचारियों को जमकर फटकार भी लगाई। जो अभी एक ब्रिज है सिंगल लाइन की, उसमें एक दूसरी उसके बगल में ब्रिज बन रही है, उसका कमिश्निंग हम लोग नेक्स्ट ईयर में उम्मीद करते हैं। उसके अलावा आगरा फोर्ट बांदी की डबल लाइन का वर्क चल रहा है, ये सैंक्शन वर्क है और हम लोग जल्दी ही इस पर काम शुरू करने वाले हैं। करीब 1,500 करोड़ का प्रोजेक्ट है। तो उसी के तहत में आगरा फोर्ट उसका एक इम्पॉर्टेंट स्टेशन है। तो जो हमारा डबल लाइन का जो प्रोजेक्ट आ रहा है उसमें कैसे यहाँ पर इसको स्टेशन को एक्सपैंड किया जाए इन टर्म्स ऑफ ट्रैफिक फैसिलिटीज, वो उसका निरीक्षण था। जो हमारी गति शक्ति की टीम है, जो कंस्ट्रक्शन की जो टीम है, उनका भी वो भी निरीक्षण करेंगे कि इसमें यहाँ पर फर्दर कैसे प्लेटफॉर्म ऐड किया जाए या रेलवे लाइन ऐड किया जाए, ताकि यहाँ से हम ट्रैफिक का वॉल्यूम, डबल लाइन होने पर हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ट्रैफिक की वॉल्यूम बढ़ेगी, तो उसको कैसे, क्योंकि ये एक हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। यहाँ पर एक तरफ आगरा फोर्ट है, दूसरी तरफ मस्जिद है, तो एक स्पेस की कमी है, बट उस स्पेस को कैसे मैक्सिमम यूटिलाइज किया जा सकता है उस पर हम लोग अध्ययन कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं और उसके हिसाब से रिपोर्ट बनाएंगे और उस पर हम लोग काम करेंगे। जो अभी
लखीमपुर खीरी के थाना खीरी क्षेत्र के अंतर्गत 18 दिसंबर की सुबह क्षेत्र में उस समय सनसनी मच गई थी जब सरैया बरतेर के रहने वाले रमेश के गन्ने के खेत में 15 गायों के अवशेष बरामद हुए थे। इसके बाद पूरे जिले में हड़कंप मच गया था। हालांकि इस दौरान हिंदू संगठनों ने इसका विरोध भी किया था। तो वहीं घटना को देखते हुए पुलिस विभाग के एडीजी मौके पर पहुंचे थे। हालांकि इस पर जब सघन जांच की गई तो आरोपियों को आखिरकार गिरफ्तार कर ही लिया गया। 17/18 की रात में गौकशी घटना हुई थी थाना खीरी जनपद खीरी में। एक बड़ी घटना थी, इसमें 15 गौवंश मिले थे हम लोगों को। पुलिस ने तत्काल मौके पहुंच के कार्रवाई की। अग्रिम पुलिस ने कई टीम्स बना के इस पर कार्रवाई की। हमें जैसा कि अंदेशा था, ये पूरा नेटवर्क एक इंटर डिस्ट्रिक्ट गैंग है। इसमें 4 ज़िले अभी तक आइडेंटिफाई हुए हैं, बाराबंकी, लखनऊ, शाहजहांपुर और हमारा थाना ज़िला खीरी। इनके लोग इन्वॉल्व हैं। ये पूरे ऑर्गेनाइज तरह से सिंडिकेट बना के ये क्राइम किया गया है। इसमें अलग अलग ज़िलों के लोगों के अलग अलग रोल्स हैं। उन रोल्स को मैं आपके सामने स्पेसिफाई कर देता हूँ। एक हारून, ज़मीर खां, शेर मोहम्मद और दानिश, ये एक अग्रिम पार्टी थे। ये लोग उस दिन जिस दिन घटना होनी थी देर रात, उस दिन शाम को लगभग 4:30-5 बजे ये लोग पहुंच गए थे। ये लोग जाकर के इन्होंने सबसे पहले जो वहाँ का चौकीदार है गौशाला का, अरुण तिवारी, उसके साथ इन लोगों ने 8,000 रुपये में बात की गौशाला से गाय निकलवाने के लिए। वहीं पे आग तापी। उसके बाद फिर दूसरी टीम जिसमें 4-5 लोग थे, ये लोग शाम के लगभग 7:30-8 बजे तक घटनास्थल पे पहुँचे। घटनास्थल पे पहुँचने के बाद फिर देर रात ये पूरा काम किया गया है। उनके चौकीदार के सहयोग से गायें निकलवा करके गायों को ले जाया गया, जहां काटने वाले 5। गोरखपुर से खबर है, बता दें कि शासन के द्वारा चलाए गए जीएसटी अभियान के दौरान अपनी प्रतिष्ठान खोले जाने का खामियाजा एक व्यापारी को भुगतना पड़ा। दरअसल व्यापारी ने शासन के द्वारा चलाए गए जीएसटी अभियान में समर्थन दिया था, जिसके बाद से उसे कमेटी से निष्कासित कर दिया गया। फर्म 22 वर्ष से कार्य कर रही है। उसके पहले भी मेरे पिताजी की फर्म थी यहाँ पे इसी दुकान में। तो हमारी दुकान को खोले हुए लगभग 40 साल हो गए। अभी 8 दिसंबर को जो जीएसटी का एक अभियान चला, उसमें जीएसटी का समर्थन करने के कारण और भी अन्य बहुत सारे विवादित कारण हैं। जैसे कि हमारे महाराज जी के खिलाफ जो है लोग बोल रहे थे कि उनके खिलाफ नारे लगाओ, उनके खिलाफ विरोध करो, तो मैंने वो नहीं किया, जिसके कारण से मुझको किराना कमेटी की सदस्यता से निष्कासित कर दिया गया। अचानक से बिना किसी पूर्व सूचना के, मुझसे बिना कुछ पूछे, चंद लोगों ने कमरे में बैठ करके और निर्णय ले लिया, इसको पद से हटाओ। इसको मैं किराना कमेटी में संगठन मंत्री के पद। सर्दी का मौसम शुरू होते ही कोहरे की वजह से दुर्घटनाओं में इजाफा हो गया है। यही वजह है कि क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय की ओर से लगातार अभियान चलाकर लोगों को कागजात दुरुस्त करने के साथ ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के निर्देश दिए जा रहे हैं। सीएम योगी और शासन की ओर से जारी निर्देश के बाद क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय की ओर से निर्देश जारी कर ट्रैक्टर ट्रॉली को चिन्हित कर रिफ्लेक्टर लगाया जा रहा है। इसके साथ ही ट्रैक्टर चालकों को भी हेडलाइट, बैकलाइट और इंडिकेटर के साथ दुरुस्त रहने के निर्देश दिए हैं। है सिंगल बैक लाइट, पीछे लाइट, पार्किंग लाइट, ये सब मैंने देख के शुद्ध करा देना है। क्या सीखे आप? क्या सीखे? यही दुर्घटना से बचने के लिए सीखे हैं जो बताए हैं। अच्छा, अभी आरटीओ साहब भी आए थे, वो रिफ्लेक्ट लाइट लगा रहे थे आगे पीछे, तो उसके महत्व के बारे में बताए क्यों लगाया जा रहा है? वो जैसे आगे जा रहा है गाड़ी तो पीछे जो गाड़ी आ रहा है उसको मैंने दिखाई दे कि हाँ। देखिए, ये भट्टों पे जो ट्रैक्टर ट्राली को लेकर के लगातार हम लोग ड्राइव चला रहे हैं, लोगों को प्रचार प्रसार कर रहे हैं। बहुत से आप देख रहे होंगे बीच में भी निर्देश आए हैं। मंडलायुक्त महोदय के निर्देश थे कि जैसे ही सर्दियां शुरू हो रही हैं, फॉग का महीना शुरू हो जाता है, बहुत तगड़े फॉग चलते हैं और उसमें गाड़ियों की दृश्यता में बहुत कमी आ जाती है, आपको विजिबिलिटी नहीं दिखाई देती है। और
गत वर्ष से इस वर्ष तक ये आंकड़े ये कहते हैं कि हमेशा सड़क पे बहुत ज़्यादा दुर्घटनाओं की संभावना बनी रहती है, इस कोहरों में भी। तो परिवहन मंत्री जी और हमारे मंडलायुक्त के बहुत कड़े निर्देश थे। इस कार्यक्रम की शुरुआत हमारे माननीय विधायक पिपराइच जी ने, डॉक्टर महेंद्र पाल जी ने कर दी थी। उसी क्रम में आज हम लोग यहाँ पे अभिषेक ट्रेडर्स ईंट भट्टे पे परिवहन विभाग आया है और यहाँ पे जितने भी ट्रैक्टर बुलंदशहर से खबर है, जहां आपको बता दें कि जमीनी विवाद में दबंगों पर डॉक्टर के परिवार को धमकाने का आरोप लगा है। बता दें कि आरोपी इस दौरान डीवीआर ले गए। दरअसल डॉक्टर और पड़ोसी में जमीनी विवाद है। इसी के चलते डॉक्टर ने पड़ोसी पर आरोप लगाया है कि पड़ोसी ने दबंगों को बुलाया और धमकी दिलवाई। हालांकि पुलिस गहनता से जांच में जुट गई है। और अब आपको सीधे लेके चलते हैं लखनऊ, जहां पर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ क्या कुछ कह रहे हैं, आप भी सुनिए। उद्यान और कृषि विपणन मंत्री श्री दिनेश प्रताप सिंह जी, कृषि शिक्षा और अनुसंधान विभाग के राज्य मंत्री सरदार बलदेव सिंह गोरख जी, कृषि उत्पादन आयुक्त श्री मनोज कुमार सिंह जी, अपर मुख्य सचिव कृषि डॉक्टर दिनेश चतुर्वेदी जी, अध्यक्ष उपकार कैप्टन विकास गुप्ता जी, आज के इस किसान सम्मान दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में उपस्थित सभी अन्नदाता किसान भाइयों बहनों, कृषक उत्पादन संगठनों से जुड़े हुए सभी प्रतिनिधिगण और उपस्थित भाइयों बहनों, आज महान किसान नेता चौधरी चरण सिंह जी की पावन जयंती है। मैं इस अवसर पर भारत के पूर्व प्रधानमंत्री और महान किसान नेता चौधरी चरण सिंह जी की किसान और किसान कल्याण के लिए किए गए योगदान का स्मरण करते हुए उन्हें प्रदेश वासियों की ओर से विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। भाइयों बहनों, हम सब जानते हैं आजादी के तत्काल बाद चौधरी साहब ने इस बात को आजाद भारत में स्पष्ट कर दिया था कि अगर भारत को दुनिया की एक ताकत के रूप में उभरना है तो हमें देश के अंदर खेती और किसानी पर ध्यान देना होगा। भारत के विकास का मार्ग खेत और खलिहान से निकलेगा और उनकी दूरदर्शी जो दृष्टि थी वह आजाद भारत के लिए, किसान और किसान कल्याण के लिए आज भी हम सब के लिए एक मार्गदर्शन के रूप में है। चौधरी साहब के सपनों को साकार करने के लिए, अपने अन्नदाता किसानों के जीवन में व्यापक परिवर्तन लाने के लिए और अन्नदाता किसानों की आमदनी को दोगुना करने की दृष्टि से ही 2014 में प्रधानमंत्री मोदी जी ने सत्ता संभालते ही अनेक कार्यक्रम प्रारंभ किए। जो कार्यक्रम प्रारंभ किए थे उसमें लक्ष्य एक ही था कि लागत कम हो, उत्पादकता बढ़े। आज किसान सम्मान दिवस के अवसर पर आप सबने इस बात को देखा होगा। जिन प्रगतिशील किसानों को आज यहाँ पर सम्मान किया गया है, इन्होंने लागत कम करके उत्पादकता को बढ़ाने के साथ साथ केवल कृषि खाद्यान्न उत्पादन में बल्कि औद्योगिक फसलों के उत्पादन में भी एक बड़ी भूमिका का निर्वहन किया है। और आज इसीलिए राज्य सरकार ने किसान सम्मान दिवस के अवसर पर उन्हें यहाँ पर सम्मानित करने का काम किया। मैं
महत्वपूर्ण बात है कि 2014 के बाद जो धरती माता हम सबको पेट भरने के लिए न केवल अन्न देती है, बल्कि हमारे स्वावलंबन और सम्मान का आधार भी बनती है। उस धरती माता के सेहत की रक्षा के लिए स्वास्थ्य कार्ड की व्यवस्था प्रधानमंत्री मोदी जी ने प्रारंभ की। पहली बात फसल बीमा योजना, किसानों के कल्याण के लिए देश के अंदर न केवल तमाम प्रकार की योजनाओं को आगे बढ़ाने का कार्य किया गया, बल्कि उनका प्रभावी क्रियान्वयन हो, इसको भी हम सब आप देख रहे हैं। वही इसी का परिणाम है आज उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में विगत 5.5 वर्ष के अंदर जो कार्यक्रम हम लोगों ने प्रारंभ किए, सरकार में आने के साथ ही मार्च 2017 में सबसे पहले 86 लाख किसानों का 36,000 करोड़ रुपए के कर्ज माफी के कार्यक्रम को सबसे पहले हम लोगों ने अपने हाथों में लिया। विगत 5.5 वर्ष के अंदर जो कार्यक्रम प्रदेश के अंदर हुए, लगभग 22 लाख हेक्टेयर भूमि को अतिरिक्त सिंचाई की सुविधा उपलब्ध करवाई और आजाद भारत में पहली बार हुआ जब किसान देश की राजनीतिक एजेंडे का हिस्सा बना और ईमानदारी से योजनाएं उस तक पहुंची। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि हो या लागत का 1.5 गुना एमएसपी लागू करने का कार्य हो, ये सभी प्रभावी ढंग से लागू हो रहे हैं। खेत में तकनीक का भी उपयोग हो सकता है। यह हम लोगों ने विगत 8 वर्ष के अंदर देश के अंदर होते हुए देखा है और इसीलिए अगर प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की बात करता हूं, उत्तर प्रदेश के अंदर 2 करोड़ 60 लाख किसानों को अब तक 51,000 करोड़ रुपए की राशि उनके बैंक अकाउंट में भेजी जा चुकी है। विगत 5.5 वर्ष के अंदर प्रदेश के अंदर चाहे वह धान हो, गेहूं हो, दलहन, तिलहन, इन सभी क्षेत्रों में रिकॉर्ड मात्रा में क्रय केंद्रों के माध्यम से बिना किसी बिचौलिए के अन्नदाता किसानों से सीधे क्रय करने का कार्य जहां उनके उत्पाद को किया गया, वहीं उन्हें एमएसपी डीबीटी के माध्यम से उनके अकाउंट में देने का कार्य भी किया गया। और जैसे यहां पर कृषि मंत्री जी कह रहे थे कि 1,84,000 करोड़ रुपए का गन्ना मूल्य का भुगतान भी हुआ। कोरोना जैसी महामारी के दौरान भी चीनी मिलों को बंद नहीं होने दिया गया, बल्कि जब तक किसान के खेत में गन्ना का एक भी डंठल होगा तब तक चीनी मिलें चलेगी। इस विश्वास के साथ प्रदेश के अंदर सभी 119 चीनी मिलों को चलाया गया। इससे पहले होगा क्या? इससे पहले चीनी मिल मालिक अपनी मर्जी करते थे, सरकार उनके सामने बहुत बनी रहती थी। कोऑपरेटिव फेडरेशन के नाम चीनी मिलों को पिछली सरकारों ने बेचा था, लेकिन इस सरकार के समय बेची नहीं गई, बल्कि नई चीनी मिल लगाई गई। चौधरी साहब की स्वयं की कर्म भूमिका चीनी मिल जो जर्जर। और इसी के साथ इस खास पेशकश में मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहें आर्या न्यूज।